पति के मरने के बाद देवर जिद करने लगा कि मैं भाभी से शादी करूंगा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैं पूजा पाठ करती और हर वक्त पति की आत्मा की शांति के लिए दुआएं करती रहती, मगर अब देवर छुप कर मेरे कमरे में आ जाता। कभी मेरा हाथ पकड़ लेता तो कभी मेरी कमर पर हाथ लगाता। एक दिन मैंने उसे थप्पड़ मारकर कमरे से निकाल दिया। अगली सुबह जब वह मेरे कमरे में आया और मुझे कागज देकर बोला, अब तुम खुद मुझसे शादी करोगी। मैंने जैसे ही कागज खोला मेरा दिल फट गया, क्योंकि माँ बाप के मरने के बाद मेरी भाभी और भैया ने मुझे पाला था। तब मैं 12 साल की थी। मुझे आज भी इतना तो याद है कि भाई और भाभी ने कभी मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, मेरी हर चीज़ का ख्याल रखा। और जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई उन्हें मेरी शादी की फिक्र लग गई। उन दिनों मेरी भाभी का कजन अमर अक्सर हमारे घर आता जाता था और एक दिन वह अपनी माँ के साथ मेरा रिश्ता मांगने आ गया। तब बाई ने उनसे कुछ दिनों का वक्त मांगा, लेकिन अगले दिन बाई के कहने पर भाभी मुझे कमरे में ले गई और मेरी पसंद नापसंद पूछने लगी। मैंने उन्हें कोई जवाब ना दिया और कहा, जो फैसला आप करेंगे मुझे मंजूर है। तब वह बोली, देखो अलका, अमर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, बहुत अच्छा कमाता है और सबसे बढ़कर यह कि वह तुम्हें पसंद करता है। मैं अमर को अच्छे तरीके से जानती हूँ, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मेरी मानो तो तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मुझे अपनी भाभी पर पूरा विश्वास था, क्योंकि आज तक उन्होंने मुझे कोई तकलीफ नहीं दी, मुझे माँ बनकर पाला था, इसलिए मैं इस शादी के लिए मान गई। मेरे भाई ने मेरी शादी बड़े धूमधाम से की, किसी चीज़ की कमी ना होने दी। दहेज का सामान भी मेरी मर्जी से लिया गया और फिर जिस दिन मेरी शादी का दिन आया तो सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था। घर में रोशनियों की झलक, मेहमानों की चहल पहल और मेरे दिल में एक अजीब सी गूंज। भाभी मेरे कपड़े की सलवटें सही कर रही थी। वो बार बार कहती, आज तुम मेरी गुड़िया लग रही हो। जब अमर मेरी तरफ आया तो बस इतना कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि किस्मत ने वाकई मुझे नवाज दिया है। शादी बहुत अच्छे से संपन्न हुई और विदाई के बाद मैं अपने नए घर आई। एक साफ सुथरा सा फ्लैट सादगी से सजा हुआ, मगर हर चीज में एक तरतीब थी। अमर ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, यह घर तुम्हारे कदमों की बरकत से पूरा हुआ है। अगले दिन हमारी पहली सुबह इकट्ठे थी। मैंने नाश्ता बनाने की जिद की। अमर ने पहले तो मना किया, फिर मुस्कुराकर कहने लगा, ठीक है। हम दोनों ने हंसते हुए नाश्ता किया। वो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता था। जैसे मैं चाय थोड़ी ज़्यादा मीठी बनाती तो कहता, तुम्हारी चाय भी तुम्हारी तरह मीठी है। हनीमून के लिए हम शिमला गए। वहाँ की वादियों में वक्त गुजारा। पहली बार बर्फ को छुआ और अमर की बाहों में वो लम्हे जैसे कैद हो गए। एक दिन हम एक पहाड़ी पर खड़े थे। अमर ने मेरी तरफ देखा और बोला, यह सफ़ेद पहाड़, यह चुप्पी और तुम, सब कुछ पूरा है। हमने लंबी वॉक के बाद चाय के स्टॉल्स पर बैठे और ज़िंदगी को पहली बार पूरा महसूस किया। अमर के साथ हर लम्हा नया था। वो मेरी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता, जैसे जब मैं नींद में बातें करती तो सुबह पूछता, रात को तुमने कहा था कि तुम्हें आइसक्रीम चाहिए, चलो आज चलते हैं। हनीमून से वापसी पर ज़िंदगी ने एक नया मोड़ पकड़ लिया। मैं सुबह जल्दी उठती, नाश्ता बनाती, अमर दफ्तर जाता और शाम को वापसी पर हम लंबी बातें करते। अमर को किताबें पढ़ने का शौक़ था। अक्सर रात को वो कुछ पढ़कर मुझे सुनाता। एक दिन वो गालिब की गज़ल पढ़ रहा था। मैंने कहा, यह तो बहुत दुखी लाइन है। उसने तुरंत कहा, बस याद रखना, अगर तुम्हें कभी दुख दिया तो मैं वो पहला शख्स हूँगा जो तुम्हारा दिल हल्का करेगा। उसी दौरान भाई और भाभी ने दुबई शिफ्ट होने का फैसला किया। भाई की कंपनी ने वहाँ एक ब्रांच खोली थी और उन्हें वहाँ सुपरवाइज़र का रोल मिला। शाम को भाई ने कॉल की, अलका, हम तुम्हें बहुत याद करेंगे, लेकिन हमें खुशी है कि तुम अमर के साथ हो। भाभी ने भी अलग से बात की।
मुझे खुशी है कि तुमने अपने घर को अपना लिया है। अब तुम्हारी दुनिया अमर के साथ है। मैंने दिल ही दिल में दुआ दी कि जैसे उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, वैसे ही भगवान उनके लिए भी आसानियाँ पैदा करे। बाई के जाने के बाद घर में कुछ खाली सा लगने लगा, लेकिन अमर ने वो खालीपन भरने में देर नहीं की। एक शाम मैं किचन में थी, पीछे से आकर उसने मेरी आंखों पर हाथ रखा। बताओ मैं कौन हूँ? कोई ऐसा जो तुम्हें चैन से सांस नहीं लेने देता? मैंने जवाब दिया, चैन से नहीं, मोहब्बत से। हमारी ज़िंदगी का हर दिन अलग रंग लाता। अमर कभी कभार मेरे लिए छोटे तोहफे लाता। एक बार वो मेरे लिए लकड़ी का एक हार लेकर आया जिस पर मेरा नाम कुंदा था। यह मुझे एक छोटे से कारीगर से मिला था। तुम्हारा नाम देखा तो लगा जैसे तुम्हारा हिस्सा है। मैंने इसे पहन लिया और कहा, अब इसे उतारोगी तो नहीं? बस फिर वादा करो मुझे भी कभी दिल से मत निकालना। पहले निकालने का मौका तो दो। वो जोर से हंसा और मैंने पहली बार सोचा कि हर औरत को इतनी आसानी से मोहब्बत नहीं मिलती। मैं नहीं जानती थी कि किस्मत ने मेरे लिए कौन सा सफ़ा पलट कर रखा है। उस वक्त बस इतना पता था कि अमर वो शख्स है जिसने मुझे फिर से जीना सिखाया। ज़िंदगी अपने पूरे रंगों में बह रही थी। सुबह की चाय, शाम की बातें, रात के किस्से। हमारी नई शादी को 6 महीने होने को आए थे और अमर के साथ हर दिन एक नया तजुर्बा था। वो ज़िंदगी को सादगी में जीने वाला इंसान था, लेकिन उन दिनों मेरे जिस्म और स्वभाव में एक अजीब सी तब्दीली आ रही थी। थकान, चक्कर और बेदिली पहले तो मैंने मामूली बात समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन जब लगातार तबीयत बिगड़ने लगी तो अमर ने संजीदगी से कहा, कल डॉक्टर के पास चलते हैं, कोई लापरवाही नहीं। अगले दिन हम नज़दीकी क्लिनिक गए। डॉक्टर ने चेकअप किया और फिर मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, आप माँ बनने वाली हैं। मैंने पहले तो डॉक्टर को देखा, फिर अमर की तरफ, जैसे वो कुछ देर समझ ही नहीं पाया। फिर अपनी जगह से उठकर मेरे पास आया, मेरे माथे को चूमा और बोला, यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी है अलका। हम खुशी से घर वापस आए। रास्ते में वो बार बार कहता रहा, बेटा हो या बेटी, मैं चाहता हूँ वो तुम पर जाए, तुम्हारी जैसी हो। उस दिन के बाद हमारी बातों का अंदाज बदल गया। घर के कमरे में छोटे छोटे बच्चों के खिलौने, कपड़े और छोटी सी अलमारी खरीदने का सोचने लगे। अमर रातों को नेट पर बेबी नेम सर्च करता और रोज नया नाम लेकर पूछता, अलका यह कैसा है? हंसती, पहले देख तो लें लड़का है या लड़की। नहीं, मैं चाहता हूँ बेटी हो, मेरी छोटी सी गुड़िया। 9 महीने जैसे पलक झपकते गुजर गए। अमर हर चेकअप पर मेरे साथ जाता, मेरी हर उलझन को समझे बगैर सुलझाता। उसने मेरे लिए एक डायरी बनाई थी जिसमें हर हफ्ते मेरे जज्बात और उसकी दुआएं लिखी होती। एक दिन उसने कहा, मैं चाहता हूँ जब हमारी बेटी बड़ी हो, यह डायरी उसे दूँ ताकि वो जान सके कि हम उसका कितना इंतज़ार कर रहे थे। फिर वह दिन आया जब मुझे लेबर पेन शुरू हुई। अमर मुझे अस्पताल ले गया। मुझे पूरा होश नहीं था, लेकिन अमर की आवाज़ सुनाई देती रही, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ कई घंटे बाद मैंने एक नर्स की आवाज़ सुनी, मुबारक हो, बेटी हुई है। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे होश आया तो कमरे में भाभी की आवाज़ थी जो दुबई से वीडियो कॉल पर थी। मैंने नर्स से पूछा, अमर कहाँ है? उसने मेरी बेटी को गोद में लेना था। सबसे पहले नर्स ने नज़रें चुराईं। मैंने बार बार पूछा मगर कोई जवाब ना मिला। दिल में घबराहट बढ़ने लगी। कुछ ही पलों बाद बाई की कॉल आई। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे, अलका, अमर का रोड एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल से घर जाते हुए वो नहीं रहा। मैंने फ़ोन हाथ से गिरा दिया। मेरी दुनिया जैसे रुक गई, सांस लेना भूल गई। मैं माँ बनी थी और उसी दिन विधवा भी हो गई। मैं बेड पर पड़ी थी, लेकिन जैसे जिस्म में जान नहीं रही। बेटी पास थी मगर आंखें लगातार दरवाजे पर लगी थी। शायद कोई कह दे गलतफहमी हुई है, अमर जिंदा है। मुझे तुरंत डिस्चार्ज मिल गया क्योंकि मुझे हर हाल में घर पहुंचना था। अमर को आखिरी बार देखना था। मुझे अमर के बगैर घर ले जाया गया।
वही घर जो उसने प्यार से वसाया था अब अजनबी लगने लगा था। घर में अजीब सा मंजर था। उसकी बहनें, माँ और मोहल्ले वाले दहाड़े मार मार कर रो रहे थे और अमर का चेहरा कफन में लिपटा था। मेरा दिल बंद होने लगा, कदम डगमगा गए। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगाया हुआ था। मेरा जिस्म बेजान था। कुछ समझ नहीं आ रही थी अपने जज्बात का इजहार कैसे करूं। अमर के संस्कार की रस्म पूरी हुई मगर मेरी ज़िंदगी अधूरी हो गई। मैंने बेटी को सीने से लगाया और बस इतना कहा, अब तुम ही मेरे जीने का मकसद हो। पहले दिन मैंने बेटी को दूध पिलाने की कोशिश की लेकिन मेरा हाथ कांप रहा था। एक पल को उसे गोद में लेने से भी घबरा रही थी। लेकिन फिर भाभी की आवाज़ फ़ोन पर सुनाई दी, अलका अगर तुमने हिम्मत ना की तो अमर की याद भी अकेली हो जाएगी। मैंने बेटी को सीने से लगाया। वो छोटी सी जान मेरे दिल की धड़कन से जुड़ गई। उसकी सांसें, उसकी नन्ही उंगलियां मुझे जिंदा रहने की वजह दे गई। भाई और भाभी के पहुंचने में 2 दिन लगे। जैसे ही वे घर दाखिल हुए माहौल बदल गया। भाई ने दरवाजे पर कदम रखा तो एक पल को रुक गया। उसकी आंखें दीवारों पर टिकी रहीं जैसे अमर को ढूंढ रही हो। भाभी मेरी तरफ दौड़ी, मुझे गले लगा लिया। मैं उदास सी खड़ी ना रोई ना कुछ कहा। बेटी उनकी गोद में दी गई तो भाभी ने उसे चूमते हुए कहा, यह तो बिल्कुल अमर जैसी हैं, बिल्कुल वैसी ही आंखें। भाई बैठक में चुपचाप बैठा था, एक शब्द नहीं बोला। खाने के बाद जब सब खामोश हो गए तो वो मेरे कमरे में आया। अलका, हमें तुम्हें यहाँ इस हाल में देखकर तकलीफ हो रही है। दुबई चलो, वहाँ हम सब हैं, तुम अकेली नहीं रहोगी। मैंने नज़रें झुकाई। अकेली तो अब भी नहीं हूँ, यह मेरे पति की बेटी है, इसके साथ हूँ। भाई ने मेज पर रखा पानी का गिलास उठाया, 2 घूंट लिए और धीरे से बोला, यहाँ तुम्हारे लिए कोई सहारा नहीं, कम से कम वहाँ हमें सुकून होगा कि तुम सेफ हो। यह घर अमर का है, मैं इसकी यादों में जीना चाहती हूँ। वो दरवाज़ा, वो बेड, वो कुर्सी, यहाँ वो बैठकर अखबार पढ़ता था, यह सब छोड़कर कैसे चली जाऊँ। भाभी दरवाजे पर खड़ी थी, सुन रही थी। वो आगे बढ़कर बोली, अलका, हम तुम्हें इस दुख में नहीं छोड़ सकते। अमर की यादें तुम्हारे दिल में हैं, वह कहीं भी साथ होंगी। मैंने उनकी तरफ देखा, फिर बेटी की तरफ। यह जगह सिर्फ यादें नहीं, यह मेरे रिश्ते का गवाह है। मेरी बेटी को उसके बाप का घर चाहिए। ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम जिद कर रही हो, हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। अगर जिद ना करती तो आज शायद ज़िंदगी की यह कैद आसान लगती। मेरी आवाज़ सख्त थी लेकिन मैं रो नहीं रही थी। भाभी ने बाई का हाथ पकड़ा, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, जब दिल चाहे दरवाज़ा खुला है। अगले दिन बाई ने घर की चीज़ों को गौर से देखना शुरू किया, जैसे कुछ सोच रहा हो। दोपहर को उसने मुझे बुलाया। मैंने तुम्हारे लिए कुछ रकम जमा की है, अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिना झिझक बताना। भाई, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आपका पूछना काफ़ी है। भाभी मेरे साथ बैठी, कुछ देर तक चुप रही, धीरे से बोली, कुछ वक्त अपने लिए निकालो, ज़िंदगी थम गई है मगर तुम्हें नहीं रुकना चाहिए। उसी शाम वो दोनों वापस जाने की तैयारी करने लगे। भाई ने अपना बैग बंद करते हुए कहा, यह फैसला तुम्हारा है, हम बस दुआ कर सकते हैं कि तुम सही सलामत रहो। भाभी ने मुझे गले लगाया, तुम बहुत बहादुर हो अलका, लेकिन कभी बहादुरी थक जाए तो हमें ज़रूर याद करना। भाई और भाभी की वापसी के बाद घर का माहौल जैसे बदल गया। अमर के जाने के बाद अगर किसी चीज़ में तब्दीली आई थी तो वह मेरी सास का रवैया था। पहले वह मुझे बेटी कहकर बुलाती थी, हर काम में मेरा हाथ बटाती थी और मेरे लिए दुआ मांगा करती थी, मगर अब उनके चेहरे की लकीरें जैसे बदल गई थी। वो कहती, बस तुम अब अंदर ही रहो, विधवा औरत ऐसे ही दिन गुजारती हैं। मेरे दिल में सवाल उठा, क्या यह सिर्फ दुख का नाम है या सजा का? मगर मैंने चुप्पी अपना ली। बेटी मेरे पास थी, उसी का सहारा था। मैं दिन रात एक ही कमरे में 4 दीवारों में ज़िंदगी गुजारने लगी। मेरी जेठानी अक्सर मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर हल्की आवाज़ में पूछती, कुछ चाहिए तो बताओ अलका। नहीं दीदी, सब कुछ है, मैं कहती।
हालांकि यह सच था कि अंदर से बहुत कुछ टूट चुका था। एक दिन सास कमरे में आई, गुस्से से बोली, विधवा हो चुकी हो, अब हंसी खुशी रंग बिरंगे ख्यालों का वक्त नहीं रहा। मैंने सर झुकाकर कहा, जी मम्मी जी, जैसे आप कहें। फिर वो मेरी बेटी को देखकर कुछ देर खामोश रही और एक ठंडी सांस लेकर कमरे से निकल गई। मेरी जिठानी मेरी असल मददगार बनी। कभी दरवाजे के नीचे दूध का गिलास रख देती, कभी बेटी के लिए झूला बंधवा देती। एक दिन जब मैं बीमार पड़ गई तो रात के वक्त छुपकर मेरे कमरे में आई, सर पर ठंडी पट्टियां रखीं और बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। अलका, तुम जैसी लड़कियाँ कमज़ोर नहीं होती, बस खामोश होती हैं। उसने मेरा हाथ थामा और आंखों में हौसला भरा। 40 दिन जैसे गिनती के पत्थरों की तरह थे। हर दिन बोझल, हर रात लंबी। घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाने दिया जाता, लेकिन ताने और नज़रों की घूर रोजाना का काम बन चुकी थी। मेरी नंदे अक्सर बाहर से आकर दरवाजे के करीब आकर बातें करती, कितने दिन हो गए इसे कमरे में बंद देखकर, शायद यही किस्मत है इसकी। एक दिन मेरी जिठानी ने मेरे लिए सब्जी की छोटी प्लेट भिजवाई। सास ने देख लिया तो तुरंत मेरी तरफ आकर बोली, तूने अपनी सेवा के लिए भी किसी को मना लिया है। अब रंग दिखाने शुरू हो गए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बेटी को गोद में उठाकर एक तरफ हो गई। जेठानी ने बाद में कहा, मैं इनसे उलझने नहीं आई, मैं सिर्फ यहाँ चाहती हूँ कि तुम खुद को अकेला ना समझो। एक दिन अचानक से सास ने घर में काम करने वाली को हटा दिया। कहने लगी, अब घर में कोई खास काम नहीं है, बस सब काम अब तुम करोगी। मैंने अपनी बेटी को झूले में लिटाया और चुपचाप काम में लग गई। शरीर थक जाता, लेकिन जुबान से कभी शिकवा ना किया। जेठानी जी ने एक दिन मुझे कहा, तुम हर बात बर्दाश्त कर लेती हो, यह तुम्हारी खूबी भी है और कमजोरी भी। मैंने कहा कि अब मैं किसी जंग में शामिल नहीं होना चाहती, मेरे लिए बस मेरी बेटी काफ़ी है। एक दिन मुझे सुनाया गया कि सासू मोहल्ले में यह बात कर रही थी। बहू तो थी, मगर नसीब का क्या कहें, बेटा गया और उसके बाद यह लड़की बस हमारे सर पर बोझ है। मेरे अंदर एक बार फिर दरार सी पड़ी, लेकिन मैंने वह बात भी अपने दिल में दफन कर ली। अगली सुबह जब 40 दिन खत्म हो चुके थे, मेरी आंखों से आंसू नहीं निकले। दिल में इतना बोझ था जैसे कोई पत्थर उतर गया हो। मेरी जिठानी ने मुझे गले लगाकर कहा, अब तुम्हें नई जिंदगी शुरू करनी है अलका। लेकिन मैं जानती थी कि नई जिंदगी सिर्फ एक और सफ़र का आगाज है। यहाँ सवाल और जवाब दोनों मेरे हिस्से के थे। मैं सारे घर का काम करती, किचन, बर्तन, कपड़े, झाड़ू और बेटी का ख्याल, सब कुछ एक साथ मेरे सर पर आ गया था। नाश्ता बनाते हुए चूल्हे की आग तेज हो गई, हाथ जल गया। आवाज़ निकली तो सास किचन में आ गई। अभी तो काम शुरू हुआ है, इतनी जल्दी थकने लगी हो, विधवा होगी हो, अब यही जिंदगी है तुम्हारी। जेठानी जो किचन के दरवाजे पर खड़ी थी तुरंत आगे बढ़ी, माँ जी हाथ जल गया है इसका, थोड़ा ख्याल कर लें। सास ने उसे घूर कर देखा, तू ही तो है जिसने इसके नखरे पाल रखे हैं। पहले पति ने सर चढ़ाया, अब तू चढ़ा रही है। जेठानी जी चुप हो गई। मैंने जख्म पर पानी डाला, दुपट्टा बांधा और काम में लग गई। अगले दिन जेठानी ने कहा, अलका मैं चाहती हूँ तुम रंगदार कपड़े पहनो, दिल बहलेगा तुम्हारा। मैंने अलमारी से हल्के गुलाबी रंग का सूट निकाला, इस्त्री किया और पहन लिया। जैसे ही आंगन में निकली, नंदे बैठक में बैठी थी। एक ने दूसरे के कान में कुछ कहा और दोनों हंसने लगी। यही दिन रह गए थे देखने को। अभी 40 दिन ही हुए हैं। आज रंगीन कपड़े, वाह भाई वाह। मैं भी कुछ कहने ही वाली थी कि सास अंदर आ गई। मेरी तरफ देखकर गुस्से से बोली, यही दिन देखने बाकी रह गए थे, अब तुम्हें फैशन याद आ गया। माँ जी यह कोई नया कपड़ा नहीं है। मैं जल्दी से कमरे में गई, मैंने सूट उतारा, दोबारा सफ़ेद सूट पहना और खुद को आईने में देखा। वही चेहरा, वही आंखें, मगर जैसे रोशनी बुझ गई हो। जेठानी जी शाम को मेरे पास आई, माफ़ करना मेरी सलाह तुम्हारे लिए परेशानी बन गई। दीदी शायद ये घर अब मुझे एक ही रंग में देखना चाहता है। दिन गुजरते गए और कामों का बोझ बढ़ता गया। सुबह की चाय से लेकर रात के बर्तनों तक हर काम मेरे जिम्मे था।
बेटी को गोद में लेकर फर्श साफ करती। रोटी सेकने के दौरान उसे चूल्हे में हिलाना पड़ता। एक दिन खाना बनाते हुए आटा खत्म हो गया। मैंने नंद को कहा, जरा दुकान से आटा ले आओगी, बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती। ओ, अब हम तेरे नौकर हो गए, उसने गुस्से से कहा। अभी तो कुछ महीने ही हुए हैं, पति के मरने के बाद भी हुक्म चला रही है। मैंने हुक्म नहीं दिया, बस कहा था तू अपनी हैसियत जान विधवा होगी है और ऐसे जुबान मत चला। सास किचन में आई, अब इस घर में रहना है तो जुबान बंद रखनी होगी और हर काम खुद करना होगा। जिसका पति ना रहा हो उसका सहारा सिर्फ काम होता है। मैंने आटे की थैली संभाली और खुद ही दुकान की तरफ निकल गई। रास्ते में कोई पुरानी पड़ोसन मिल गई। कहने लगी, क्या खुद आटा लेने आई हो? बच्ची को कौन देख रहा है? सब है, मैंने जवाब दिया और जल्दी वापसी की राह ली। उस रात मेरी जिठानी ने मुझे खाने पर बुलाया। बच्चों के साथ बैठी तो लगा जैसे कुछ पल आसान हो गए हो। उसने कहा, तुम्हें थोड़ा वक्त अपने लिए निकालना चाहिए। वक्त बचता ही नहीं दीदी, सारा दिन काम और बेटी की जिम्मेदारी। रोज कम से कम 10 मिनट मेरे साथ चाय पिया करो, बस इतना वादा करो। मैंने सर हिलाया। उस रात पहली बार नींद आई, दूसरी सुबह फिर वही रूटीन। लेकिन अब दिमाग में जिठानी का वादा था, सास के ताने, नंदों की नज़रों की घूर, सब कुछ झेल कर भी मैं हर रात उस 10 मिनट की चाय का इंतजार करती। एक दिन बेटी को गोद में लिए सोच रही थी, अगर यह सब मेरे साथ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। मुझे कुछ बदलना होगा, मगर वो सोच अभी कच्ची थी और मेरा माहौल मुझे चुप रहने पर मजबूर कर रहा था। मैं सिर्फ सह रही थी, झेल रही थी और अपनी बेटी की आंखों में वो रोशनी तलाश कर रही थी जो कभी मेरे चेहरे पर थी। उस दिन सुबह से मौसम बारी था, बादल आसमान पर छाए हुए थे और हवा में नमी सी घुल गई थी। मैंने रोजाना की तरह काम निपटाने शुरू किए। बच्चों के यूनिफॉर्म इस्त्री किए, नाश्ता तैयार किया और फिर बेटी को झूले में लिटा दिया। सास जल्दी उठ गई थी, नंदे भी कॉलेज की तैयारी में लगी थी। कपड़ों की 2 बड़ी बाल्टियां जमा हो चुकी थी और जेठानी जी भी सो रही थी। आम दिनों में कपड़े धोने के बाद फैलाने का काम वही संभालती थी क्योंकि मैं छत पर नहीं जाती थी। लेकिन आज सास ने मुझे आवाज उठा कपड़े और जा ऊपर फैला, उसको मत छेड़, सोती रहेगी तो ही बेहतर है। माँ जी, मैं छत पर नहीं जाती, आपको पता है आसपास की छतें। अभी मैंने बात पूरी भी नहीं की कि वो बोली, चुप करके जा, महारानी बनने की आदत खत्म कर दे, विधवा होगी है, अब यही काम करने हैं तुझे। मैंने बेटी को झूले में लिटा दिया, कपड़े संभाले और छत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। दिल में अजीब सी बेचैनी थी लेकिन कोई रास्ता ना था। छत पर पहुंची तो बादल और गहरे हो चुके थे। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े तार पर डालने शुरू किए। जब आखिरी चादर फैला रही थी तो ठंडी हवा का झोंका आया और फिर बारिश एक धमाके से जैसे आसमान फट पड़ा हो। मैं कपड़े समेटने लगी, कपड़े बारिश में भीगने लगे, मेरा दुपट्टा भी पानी से भीग गया। जैसे ही मैंने आखिरी कपड़ा तार से उतारा, मेरी नज़र सामने कमरे के दरवाजे पर पड़ी। वहाँ समरबाई खड़े थे, छत के कमरे में मेरी तरफ घूरते हुए। उनकी आंखों में जो कुछ था वह नज़र बर्दाश्त से बाहर था। वो मुस्कुरा रहे थे, वही मुस्कुराहट जो इंसान की रूह में जहर घोल दे। मैंने फौरन नजरें नीचे की, कपड़े उठाए और दुपट्टा संभालते हुए भागती हुई नीचे आ गई। सीढ़ियाँ उतरते ही सास सामने आ गई। मेरी सांस फूली हुई थी। क्या हुआ है, ऐसे क्यों भाग रही हो, कपड़े किधर हैं? बारिश आ गई है माँ जी। मैं रुकी, फिर हिम्मत जमा करके कहा, समरबाई। वह ऊपर थे, मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। मेरी नंदे कमरे से निकल आई, जेठानी भी आ चुकी थी। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में हैरानी आई लेकिन सास का चेहरा सुर्ख हो गया। क्या बकवास कर रही है, मेरे बेटे पर इल्ज़ाम लगा रही है? माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे। खामोश। सास ने मेरे मुंह पर जोरदार चांटा मारा।
बदकिरदार कहीं की। अपने पति के मरने के बाद अब मेरी जवान औलाद पर नजरें डाल रही हैं। शर्म नहीं आई? मैं पीछे हटी, लेकिन नंदों ने घेर लिया। यही रह गया था, पहले हमारे भाई को खा गई, अब दूसरे पर डोरे डाल रही है। यह सब तुम्हारा ड्रामा है। बारिश में सफ़ेद कपड़े पहन कर गई और फिर इल्ज़ाम लगा दिया खुद कुछ करने गई थी शायद। मैंने नज़रें झुका ली, आंसू बह रहे थे, मगर जुबान पर अब भी सच था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, अब तू हमें गलत साबित करेगी। सास ने बालों से पकड़कर मुझे ज़मीन पर गिरा दिया। निकल बाहर, यह कपड़े दुपट्टा संभाल और शराफत से रहना सीख। मैंने खुद को समेटा, कपड़े संभाले और चुप कर कर कमरे में वापस आ गई। बेटी अब भी झूले में थी, उसकी आंखों में नींद थी, लेकिन माहौल का शोर उसे डरा चुका था। मैंने उसे सीने से लगाया और एक ही बात खुद से कही, अब जो भी सहना है तेरे लिए सहना है। कमरे की उदासी में मेरा दिल धड़क रहा था। कभी कभी पर्दे हिलते तो लगता समर फिर ना आ जाए। मैंने अंदर से कुंडी लगा ली, रात को खाने के वक्त ना गई। सास ने दरवाज़ा पीटा, नीचे आ, भूखी रह गई तो हमें ना कहना, और कल काम भी सारे तेरे ही हैं। मैंने जवाब ना दिया, सिर्फ बेटी के हाथ थामे रही। वो मेरी डाल थी, मेरी गवाही थी। उस रात जब सब सो गए, मैंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, सच बोलने का यह सिला क्यों? जो नज़र मुझ पर पड़ी वो इल्ज़ाम मेरे नाम पर लगा। यह कैसा इंसाफ है? दरवाजे पर एक बार फिर हल्की सी दस्तक हुई। मैं कांप गई, मगर इस बार दरवाज़ा ना खुला। सिर्फ दिल ही दिल में एक प्रार्थना की, मेरी बेटी को इस घर की नज़रों से बचा लेना, बस इतना काफ़ी है। उस रात मेरे कमरे की कुंडी बंद थी, मगर दिल बेचैन। बार बार उठकर दरवाज़ा चेक करती, फिर बेटी के पास बैठ जाती। बाहर खामोशी का राज था, लेकिन अंदर दिल में शोर था। रात के 3 बजे का वक्त था, वही वक्त जब मैं अक्सर पूजा पाठ के लिए उठती थी। बेटी सो रही थी, मैं भगवान से प्रार्थना करने के लिए बैठ गई। तभी दरवाजे की कुंडी हिलने लगी, दिल जैसे हलक में आ गया। मैं खामोश रही, मगर अगले ही पल कुंडी खुलने की आवाज़ आई। किसी ने धीरे से दरवाज़ा खोला, वो समर था। वो बगैर कुछ कहे अंदर आ गया। उसने दरवाज़ा बंद किया और मेरी तरफ आया। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती? यह वक्त है किसी के कमरे में आने का, और वो भी विधवा औरत के। अमर मर चुका है अलका, और अब तुम अकेली हो, तुम्हें किसी के सहारे की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, आप मेरे पति के भाई हैं। ये क्या बकवास है? मैंने पीछे हटते हुए कहा, रिश्ते अब कागज पर रह गए हैं, दिल की बात सुनो, बाहर निकल जाएं मेरे कमरे से। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया, मगर वो वहीं बैठा रहा। अगर शोर मचाया तो सब यही समझेंगे कि तुमने खुद बुलाया है, सच तो कोई मानेगा नहीं। उसने मेरी कलाई पकड़ने की कोशिश की। मैंने ज़ोर से धक्का दिया और चीख मारी, माँ जी, दीदी, दरवाज़ा खोलो कोई। अचानक समर के चेहरे पर अजीब सा तनाव आ गया। उसने माथे पर हाथ रखा और फिर लड़खड़ाते हुए एक तरफ गिरने लगा। उसकी चीख गूंजी और साथ ही बाहर शोर मच उठा। जिठानी जी सबसे पहले कमरे में आई, फिर नंदे और सास। मैं दरवाजे के पास बैठी कांप रही थी। समर फर्श पर गिरा पड़ा था, उसकी आंखें फटी हुई, मुंह से जाग निकल रहा था। यह क्या किया इसने मेरे बेटे के साथ? सास चीखें मारने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद आया था। वो मेरी आवाज़ रंध गई, झूठी, तेरे जैसे किरदार की औरतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दीदी ने समर को देखा और तुरंत कहा, इसे अस्पताल लेकर चले, शायद हार्ट अटैक आ रहा है। सबने समर को उठाया, मगर उसकी एक टांग और एक बाजू बेजान हो चुके थे। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। अस्पताल के डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा, पैरालाइज का अटैक है, दिमाग की एक साइड ख़त्म हो चुकी है, बोलने की शक्ति कम हो गई है और शरीर का एक हिस्सा डेड है। जिठानी जी ने सास को संभाला, जो अभी भी हिचकियाँ ले रही थी। मेरा बेटा, ये सब उसकी चाल थी। मैं अस्पताल नहीं गई थी। मैं कमरे में बंद रही बेटी के साथ और भगवान से बात करती रही। हे भगवान, मैंने सिर्फ अपना बचाव किया, बस तू ही गवाह है।
2 दिन बाद समर घर आया व्हील चेयर पर। उसकी आंखों में वही गुरूर मगर अब बेबसी भी थी। उसकी जुबान से सिर्फ एक ही शब्द निकला, मैंने गलती की। कमरे में सब खामोश हो गए। सब कुछ साफ हो चुका है। मैं सामने ना गई, सिर्फ दीवार के पीछे से सुना। सच अपनी पहली झलक दिखा चुका था। जुल्म की जुबान बंद हो गई थी मगर इल्ज़ाम के निशान अभी बाकी थे। समर की व्हील चेयर घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो एक पल को सारा घर जैसे खामोश हो गया। वो जो कभी छत पर खड़े होकर घूरता था आज नजरें झुकाए बैठा था। हाथों की हरकत खत्म, डॉक्टर की रिपोर्ट भी आ गई। सास ने लिफाफा हाथ में लेकर जल्दी से खोला, आंखों पर ऐनक चढ़ाई और लिखी लाइनें ऊंची आवाज में पढ़ने लगी और फिर अचानक खामोश हो गई। जेठानी जी ने वही रिपोर्ट दोबारा पढ़ी और ठंडी सांस भरी। यह तो लंबा मामला लग रहा है, पूरी तरह की रिकवरी का चांस भी कम है। कमरे में बैठे बाकी सब खामोश थे, कोई कुछ बोलने को तैयार ना था। मैं अपने कमरे के कोने में बेटी को गोद में लिए सब कुछ सुन रही थी। मेरी आंखें बंद थी लेकिन दिल के अंदर जैसे लगातार कुछ दोहराया जा रहा था। सच खुद बोलेगा, सच को शब्दों की जरूरत नहीं होती। उसी रात जेठानी जी मेरे पास आई, उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। दरवाजा धीरे से बंद किया और बैठ गई। कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। धीरे से बोली, अलका मुझे तुमसे एक सच कहना है जो मैं सालों से छुपाती आई हूँ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। समर शुरू से ऐसा ही था। उसकी नज़रों में हमेशा बेचैनी, ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी और नाजायज जुर्त रही है। मेरी शादी के बाद उसने एक बार मुझ पर भी हाथ डालने की कोशिश की थी। मेरी सांस जैसे रुक गई। फिर आपने कुछ कहा क्यों नहीं? माँ जी ने मना किया था, कहा था कि खानदान की इज्जत का सवाल है। उस वक्त मैं खामोश हो गई, फिर बच्चे हो गए और फिर खामोशी ही आदत बन गई और अब खामोशी टूट गई है क्योंकि वो हद पार कर चुका है। तुम्हारी इज्जत पर सवाल उठाना यह मेरे लिए बर्दाश्त से बाहर है। तो आप क्या करेंगी दीदी? मैं जा रही हूँ, इस घर से जा रही हूँ, अब और नहीं। अगली सुबह जब जेठानी जी ने सामान बांधना शुरू किया तो सास का चेहरा परेशान हो गया। क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? जिस बेटे को आपने हमेशा बचाया उसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर समर बीमार है, अब तुम ही सहारा हो उसका। समर ने जब अलका की इज्जत पर हाथ डाला तब किसका सहारा था? तब आपको ख्याल क्यों नहीं आया कि आपकी बहू भी किसी की बेटी है? सास ने नजरें झुका ली, हाथ जोड़कर कहा, बच्चों का सोच लो, मत जाओ। मैं बच्चों को लेकर जा रही हूँ ताकि उन्हें बेहतर माहौल दे सकूँ। मैं चाहती हूँ वो यह ना देखे कि औरत कब तक खामोश रहती है। दीदी के जाने के बाद घर सुनसान हो गया। समर व्हील चेयर पर बैठा दरवाजे की तरफ देखता रहा। उसकी नज़रें जैसे किसी का इंतजार कर रही हो लेकिन कोई वापस ना आया। सास दिनों में बूढ़ी होने लगी। बाल सफ़ेद, चेहरा बेरौनक। कभी मेरे कमरे के बाहर खड़ी रहती, कभी जेठानी जी को फ़ोन करती जो कभी नहीं उठाया गया। एक दिन वो मेरे पास आई। उनकी आवाज़ में पहली बार नरम लहजा था। अलका, तूने जो कहा वो सच था। मैं मानती हूँ मैंने तुझ पर जुल्म किया। अब मानने से क्या फ़र्क पड़ेगा? माँ जी, वक्त निकल चुका है। उस दिन के बाद सास की आंखों में अक्सर नमी दिखाई देती। समर अक्सर दरवाजे के पास बैठा रहता। घर में अब भी खामोशी थी लेकिन अब वो खामोशी अंदर तक नहीं जाती थी। मैंने अपने कमरे की दीवारों से नज़रें हटाना शुरू कर दी थी। अब सोचो की सिम बदलनी थी। मैं जानती थी अगर मैं भी अब ना बदली तो मेरी बेटी भी इसी माहौल में पलकर बड़ी होगी। मुझे वह नहीं चाहिए था, मुझे इसके लिए एक नया आगाज चाहिए था। एक दिन जब सास कमरे में आई तो उनके हाथ में पुराना एल्बम था। उन्होंने मेरे सामने रख दिया। यह अमर की तस्वीरें हैं, शायद तुम रखना चाहो। मैंने एल्बम खोला, हर तस्वीरों में यादें थीं। मेरी आंखें भीग गई मगर दिल में गमी नहीं थी। मैंने सास की तरफ देखा। तस्वीरें रखने का मतलब माफ़ करना नहीं होता।
मैं जानती हूँ मगर चाहती हूँ कि शायद एक दिन तुम नरम हो जाओ। माँ जी, नरम होना और माफ़ कर देना दो अलग बातें हैं। दिल जिस पर हाथ उठे वो हाथ बोल सकता है मगर वो तो फल नहीं। कुछ तो कह क्या चाहती है। मैं अपनी बेटी के हिस्से की जायदाद चाहती हूँ। अमर की बेटी है वो, उसका हक कोई नहीं छीन सकता। सास ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। जायदाद जी, अमर के हिस्से की। मैं कानूनी उसकी वारिस हूँ और उसका हक बचाकर रखना चाहती हूँ। वो चुप हो गई। अगले दिन बाई को फ़ोन किया। कानूनी मामले शुरू हुए। कुछ पुराने कागजात निकाले गए, कुछ अदालत के चक्कर लगे, लेकिन आखिरकार मुझे अमर की जायदाद का कानूनी हिस्सा मेरे नाम कर दिया गया। मैंने वो रकम संभाली, लेकिन अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए और उन औरतों के लिए जो खामोश होकर अंदर ही अंदर मर जाती हैं। मैंने नज़दीकी इलाके में एक पुराना खाली मकान देखा। वो जगह कच्ची ज़रूर थी, लेकिन मेरी नज़र में वो एक नया आगाज़ था। मैंने वहाँ एक ट्यूशन सेंटर बनाने का इरादा किया। ट्यूशन सेंटर धीरे धीरे बढ़ता गया। मैंने एक छोटा यतीम खाना भी साथ ही बना दिया। एक छोटा सा कमरा जहाँ बच्चे सोते, एक किचन जहाँ खाना बनता और एक लाइब्रेरी जहाँ कुछ पुरानी किताबें रख दी गई। बेटी अब बड़ी हो रही थी, वो स्कूल जाने लगी थी। अब मैं सच के साथ खड़ी थी, कमज़ोर नहीं, तन्हा नहीं, बल्कि एक नई जंग की तरफ, जिसने खुद को बचाकर दूसरे को पनाह देना सीख लिया। अब मेरी बेटी मेरे साथ खड़ी थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, माँ, भगवान सब देखता है ना। मैंने सर हिलाया। हाँ बेटा, मेरा भगवान खामोश रहता है मगर अंधेरे में दिया वो ही जलाता है। ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।